कोई ऊपर से ये मत सोच लेना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दोबारा आएंगे, वो नहीं आने वाले। हमें आपको अपने बच्चों में से ही अम्बेडकर बनाने पड़ेंगे, हमें खुद को बनना पड़ेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जैसा हमारे प्रोफेसर वर्मा बोल रहे थे कि निराशा होने लगी है, निराशा से काम नहीं चलेगा। नो डाउट जो चिंतनशील है वो परेशान, ऐसी व्यवस्था को देखकर परेशान तो होते हैं। एक तरफा सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं बची है, वहां भी जजमेंट अब आप ये मान लो कानून से नहीं हो रहे। पहले कहते थे ना एविडेंस और लॉ के हिसाब से जजमेंट होती है, अब तो आपने देखा होगा आस्था के आधार पर जजमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है बाबरी मस्जिद वाले, राम मंदिर वाले केस पे मैंने भगवान को याद किया, उनसे पूछा मैं क्या करूं, और फिर निर्णय दे दिया। जब देश का चीफ जस्टिस ऐसी बात करेगा तो भाई न्याय मिलेगा क्या? अरे जिससे तू मांग रहा हाथ जोड़ के, अगर वो होता, अगर उसके पास कुछ होता न्याय करने का, तो फिर तुम्हारी कोर्ट की न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो खुद ही न्याय कर देते ना। जिसको न्याय की कुर्सी में इसलिए बिठाया कि तुझे न्याय देना है, और संविधान ने कह दिया न्याय देते वक्त तुम्हें कानून के हिसाब से और साक्ष्यों के आधार पर जजमेंट देना है। वो कह रहा है कि कानून और साक्ष्य मैं सोच रहा हूं साइड में रख दूं, मैं आस्था के आधार पर दे देता हूं, तो फिर न्याय कहां हुआ? न्याय कहां हुआ? जिस संविधान की शपथ ले रहा है, जज बनते पुनिया साहब शपथ नहीं जाते, मैं संविधान की शपथ लेता हूं निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देखे, मैं सबको समान दृष्टि से कानून के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर न्याय दूंगा। और वो कुर्सी पे बैठने के बाद करा नहीं, साक्ष्य तो खिलाफ से दिख रहे, इसे तो मैं एक तरफ रख देता हूं, कानून भी खिलाफ ही दिख रहा है, इसे भी साइड पर रख देता हूं, मैं तो आस्था के आधार पर दूंगा, फिर तो होली न्याय। देश गर्त में जा रहा है, संवैधानिक संस्था ध्वस्त हो गई है। एक समय था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस सच्चाई को जानते हैं, कितने ही जानते, लेकिन मैं जो जानता हूं वो आपको बता रहा हूं। ये जो संसद होती है या विधानसभाएं होती हैं, उनकी कुछ कमेटियां होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, SC ST OBC वेलफेयर कमेटी, बजट कमेटी, रूल कमेटी, पिटीशन कमेटी, इस तरह की कमेटियां होती हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में से लेके कमेटियों का गठन किया जाता है। हमारे यहाँ दिल्ली विधानसभा में एक कमेटी में 9 विधायक सदस्य होते हैं। पहले क्या था, सदस्य बनाने का, कमेटी का गठन करने का जो अधिकार था, ज्यादातर कमेटी गठन करने का अधिकार स्पीकर को होता था, और कुछ 2-3 कमेटी केवल ऐसे होती है जिसमें वोट डलवाई जाती थी, विधायक वोट डालते थे या सांसद वोट डालते थे, वो उससे कमेटी का गठन होता था। लेकिन ज्यादातर कमेटी का गठन करने का अधिकार स्पीकर का होता था। स्पीकर अपने आप निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों में से लेके मेंबर्स को, कमेटियों का गठन करता था। आज पता क्या हो रहा है, आज सत्ता पक्ष का जो सर्वोच्च नेता है, जो मुख्यमंत्री है या जो पार्टी का मुखिया है, वो वहां से नाम देगा स्पीकर को। कानूनी, ये कानून नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है, वो नाम देगा इस कमेटी में इनको मेंबर बनाना है। यानी अब जिसको, उस पार्टी का मुखिया जिसको कमेटी में रखना चाहेगा वो नाम देगा, और स्पीकर केवल उनका नाम पर मोहर लगा के अपॉइंट कर देता है। इन कमेटियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था संविधान में। इन कमेटियों का रोल था सरकार को कंट्रोल करना। सरकार जो निर्णय ले रही है वो पब्लिक हित में है या नहीं है, सरकार को दिशा देना, सरकार को कंट्रोल करना, और कई जो विषय उनके पास विचाराधीन होते तो उसको अपनी जांच पड़ताल करके उस पर रिपोर्ट देना, यहां तक कि कमेटियों को सजा देने तक का भी प्रावधान है। वो कमेटी अधिकारियों को भी सजा दे सकती है। कोई मंत्री
जब प्रश्नकाल होता था, प्रश्न पूछा जा रहा है और मंत्री प्रश्न का जवाब झूठा दे दे तो प्रिविलेज में काउंट होता था, मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस। उसमें मंत्री की सदस्यता जा सकती थी। अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठा जवाब दे रहे हैं, अधिकारियों को सजा दे देती थी विधानसभा एवं संसद। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कमेटी का गठन पार्टी का मुखिया या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नो डाउट सिग्नेचर खुद नहीं करेंगे, सिग्नेचर तो स्पीकर ही से होगा, क्योंकि संविधान है, कानून है। और उनके पास कौन सा समय, कौन सा विषय लगना है, किस विषय को कमेटी को सुनना है, किसको छोड़ देना है। अब इसको कमेटी तय नहीं कर रही, स्पीकर तय नहीं कर रहा, अब इसको जिसकी पार्टी की सत्ता है उसका मुखिया तय कर रहा है। तो डेमोक्रेसी बची कहां? अब सरकार को कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। और ऊपर से धर्म के नाम पे लोगों को अंधा इसीलिए किया जा रहा है, इतना अंधा बना दो कि वो बस नारे लगाते रहे, भूखे पैसे नारे लगाते, जब ज्यादा भूख से तड़फेगा फिर थोड़ा सा खाना दे दो, तो उसे ये रहेगा यार देखो इसने हमें खाना दिया है, हमारा इससे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता, इसने हमें खाना दिया है। पर उसका इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, इसी ने तेरी नौकरी छीनी है, इसी ने तुझे इस हालत में पहुंचाया है कि तू खाने के लिए इस पर निर्भर है। पहले लोग अपनी मेहनत से खाते थे, सरकार थोड़ा देती थी, सरकार लेकिन रोजगार का अवसर बनाती थी। मनरेगा किसने दिया? रोजगार, मिनिमम रोजगार गारंटी दी ना, किसने दी? फ्री एजुकेशन किसने दी? राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? और छीना किसने? अब सब छीन चुका है। इन मुद्दों को, सच को जानना और समझना आगे की दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है। जो दशा हमारी हो चुकी है उसके कारण समझ लिए होंगे आपने, और जो दिशा हमारी तय होनी चाहिए उसका तरीका भी थोड़े शब्दों में, कम समय में बताने की मैंने कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा साथियों, समय गंभीर है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, निराशा को नजदीक नहीं लगने देना है। नो डाउट वो लोग अंधकार पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस अंधकार को दूर करने के लिए आप दिया जलाने की कोशिश करते रहिए। प्रकाश आएगा, उजियारा होगा। हमें फिर से अपने बच्चों को गुलाम बनना स्वीकार नहीं है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनसंख्या बहुत बड़ी चीज है। वोट से सरकारें बनती गिरती हैं, लेकिन उस वोट को यह एहसास होना चाहिए कि यह वोट का अधिकार कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया है। वरना वोट का अधिकार तो केवल इनकम टैक्स को मिलने वाला था, जो इनकम टैक्स पे ही है, जो बड़े जमींदार है, ग्रेजुएट है। संविधान सभा तो केवल उनको वोट का अधिकार देना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब के संघर्ष से वोट का अधिकार सबको मिला ना। तो उसकी कीमत तो समझो 1500 रुपए में, 5-10 किलो अनाज में, शराब की बोतल में अपनी वोट को बेच रहे। और वो आपकी वोट से चुन के जाने वाला आदमी, उसने इतने सारे टैक्स लगा दिया। बीड़ी का बंडल खरीदते हो उस पर भी जीएसटी लग रहा है, चप्पल खरीद रहे हो उस पर जीएसटी लग रहा है, और तुम्हारे से जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा हो रहा है, मान लो 100 रुपए इकट्ठे हुए, लिए आपसे वो 100 रुपए, उस 100 रुपए में से 5 रुपए तुमको बांट दिए, 2-2 पैसे, और तुम खुश हो रही है, बढ़िया सरकार है इसने हमें 5 रुपए बांट दिए। अब हमें 95 उसी के पास है, और ये 100 के 100 रुपए तुमसे ही लिए हैं। इस बात को भी तो समझ लो, और इसी हिसाब से आगे की दिशा आप सब लोग तय करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत साहब, थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।